हेलो गाइस, आई एम संजीव। आज मैं आपको चैप्टर 5 का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कार्बन प्रतिरोधों का वर्ण संकेतन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कलर कोड क्या होता है। इसके पहले कार्बन प्रतिरोधक क्या है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं सभी में कार्बन प्रतिरोध यूज किए जाते हैं। कार्बन प्रतिरोधक का मतलब है एक परिपथ का ऐसा घटक जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा में निश्चित विरोध उत्पन्न करता है और उस प्रतिरोध के मान को समझने के लिए हमें उनके वर्ण संकेतन की आवश्यकता होती है। ये कार्बन प्रतिरोधक आकार में बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिसके फलस्वरूप इनके कलर कोड की आवश्यकता होती है और ये कार्बन प्रतिरोधक बड़े बड़े परिसरों में होते हैं। अब कार्बन प्रतिरोधक एक ऐसी युक्ति है जिसमें 4 संकेंद्रीय वलय होते हैं। वह 4 संकेंद्रीय वलय को हम लोग 4 पट्टियों के रूप में भी समझते हैं। इन 4 पट्टियों को B1, B2, B3 और B4 के द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसमें प्रथम B1 पट्टी को हम लोग सार्थक अंक से निरूपित करते हैं। द्वितीय B2 पट्टी को भी सार्थक अंक से निरूपित किया जाता है तथा तीसरी जो पट्टी होती है उसे दशमलव गुणक के द्वारा बताया जाता है और चौथी पट्टी सहन शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। अब प्रश्न उठता है कि सहन शक्ति है क्या। सहन शक्ति, जिसकी अंग्रेजी टॉलरेंस पावर होती है, अर्थात कलर कोड के मान और प्रतिरोधों के सही मान के बीच में जो अंतर पाए जाते हैं वह सहन शक्ति कहलाते हैं, जिन्हें प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अब कार्बन प्रतिरोधों के कलर कोड को समझने के लिए हम लोग एक वाक्य देखेंगे, जिस वाक्य में जितने अल्फाबेट अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हैं वो कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ वियरिंग ए गोल्डन सिल्वर नेकलेस। यह वाक्य सिर्फ और सिर्फ कलर कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए गए हैं। ये कोई सूत्र नहीं है। अब इसे एक टेबल के द्वारा समझा जाता है जिसमें कलर B1, B2, B3 और B4 4 कॉलम खींचे गए हैं। इसमें B से ब्लैक काला वर्ण, जिसका B1 पहला बैंड 0, B2 भी 0 और B3 10 to the power 0, जो कि मैंने पहले ही बताया कि B3 दशमलव गुणक को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 10 के पावर के रूप में इसके रिप्रेजेंट किया जाएगा और B4 का कोई मान नहीं होगा। दूसरा ब्राउन, B से ब्राउन भूरा, इसका बैंड 1 और बैंड 2 1 1, बैंड 3 10 to the power 1 और बैंड 4 कुछ नहीं। तीसरा रेड लाल, इसका B1 और B2 2 2 होगा और B3 10 to the power 2 होगा और B4 कुछ नहीं। इसी प्रकार से O से ऑरेंज, Y से येलो, G से ग्रीन, B से ब्लू, V से वायलेट, G से ग्रे, W से व्हाइट, G से गोल्डन, S से सिल्वर और N से नेकलेस। और इन सभी का इस प्रकार से हम लोग एक न्यूमेरल के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये चारों पट्टियां
वेसिकली एक कार्बन प्रतिरोधक में संकेंद्री वलयों के रूप में होती हैं। ये जो 3 कलर आप देख रहे हैं, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर फाउंड, ये हमेशा चौथी पट्टी अर्थात B4 में आती है। इनका B1 B2 नहीं होता। B3 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3 के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। और इन तीनों का, गोल्डन का +-5 टॉलरेंस पावर और सिल्वर का +-10% टॉलरेंस पावर और नो कलर फाउंड का +-20% टॉलरेंस पावर होता है। ये कलर कोड है। अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से कार्बन प्रतिरोधक के कलर कोड की मदद से हम इसके मान को प्राप्त करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखा जाए। सपोज कीजिए यह एक कार्बन प्रतिरोधक है। इसमें 4 समकेंद्री वलय लगाए जाते हैं, जिसे आप पट्टी कहते हैं। अब पहली पट्टी को B1 से, सपोज इसे रेड से कलर्ड कर दी जाती है। दूसरी पट्टी B2, इसे ऑरेंज से कलर्ड कर दी जाती है। तीसरी पट्टी B3 से, और इसे वायलेट से कलर कर दी जाती है। और चौथी पट्टी हमेशा इन तीनों में कोई एक कलर होता है। जैसे सपोज कीजिए चौथी पट्टी को सिल्वर से कलर कर दी जाती है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके वैल्यूज क्या होंगे? तो जैसा कि आपने देखा कि रेड लाल के लिए जो B1 है वो 2, तो 2 दे देंगे। ऑरेंज जो कि B2 में है, तो ऑरेंज के लिए हमारा 3 है, अर्थात ये 3। और वायलेट के लिए हमारे पास ये 7 है, अर्थात 10 to the power 7, जो कि B3 है, तो B3 के मान में आएंगे। और B4 हमारा सिल्वर है, और सिल्वर का वैल्यू +-10%, +-10%। अब प्रतिरोध का मान क्या हो गया? प्रतिरोध का मान P1 और B2 सूचित करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को, अर्थात इसे हम इस प्रकार से 23 × 10 to the power 7 ओम, जिसकी टॉलरेंस पावर अर्थात सहन शक्ति +-10% होती है। इस प्रकार किसी भी कार्बन प्रतिरोधक के कलर कोड की मदद से उनके मान को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, ये कलर कोड हमें मदद करता है किसी भी कार्बन प्रतिरोधक के परिमाण को समझने के लिए। इसकी शक्ति सीमांक 1 वाट या उससे भी कम होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है, इसके संयोजन के कितने वेज होते हैं और संयोजन क्यों आवश्यक होता है। प्रतिरोधों के संयोजन की आवश्यकता इसलिए होती है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में हमें अत्यधिक प्रतिरोधों को संयोजित करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए प्रतिरोधों को 2 तरीकों से संयोजित किया जाता है। एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों को हम एक चित्र के द्वारा बताएंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन को सिरे से सिरे का संयोजन कहा जाता है। अब सिरे से सिरे का संयोजन क्या है? सबसे पहला मैं इसको मिटाता हूं, इसके बाद मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से सिरे का संयोजन होता है।
मान लीजिए 3 प्रतिरोधक, ये ए, बी, ये सी और ये डी, ये R1, ये R2 और ये R3। श्रेणी क्रम संयोजन। और यह प्रतिरोधों का संयोजन बताया जाता है। अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? तो प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित किया जाता है, अर्थात इसे सिरे से सिरे का संयोजन कहा जाता है। मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। अब इन प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर, अर्थात ए से बी के बीच का विभवांतर V1 और बी से सी के सिरों के बीच का विभवांतर V2 और सी से डी के सिरों के बीच का विभवांतर V3 लिया गया। और इनसे होकर, इस परिपथ से होकर, इस संयोजन से होकर एक मुख्य धारा I प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में हमेशा धारा समान रूप से प्रवाहित होती है। अब इस संयोजन का कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, जिसे समीकरण फर्स्ट माना जाता है। अब देखिए, R1 प्रतिरोध के कारण AB सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? V1 बराबर IR1। ठीक इसी प्रकार से R2 प्रतिरोध के कारण BC सिरों के बीच विभवांतर V2 बराबर IR2 और R3 प्रतिरोध के कारण CD सिरों के बीच विभवांतर V3 बराबर IR3। अब समीकरण 1 में इन सभी विभवांतर के मान को पुट करेंगे, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यदि इन संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध को RS माना जाए तो A से D सिरों के बीच जो विभवांतर होंगे, अर्थात V बराबर IRS। RS क्या है? चूंकि सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है तो RS समतुल्य प्रतिरोध होगा। अब इसको समीकरण 2 मान लिया जाए, इसको समीकरण 3 मान लिया जाए और समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना की जाए। अगर समीकरण 2 और 3 की तुलना की जाती है तो IRS बराबर I इन सभी से कॉमन लिया जाए, R1 प्लस R2 प्लस R3।
आई कैंसिल, देन आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इनके जो तुल्य प्रतिरोध होते हैं वह R1 प्लस R2 प्लस R3 होते हैं। अब दूसरा जो क्रम है प्रतिरोधों के संयोजन का वह है आपका समांतर क्रम संयोजन। इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसे नोट कर सकते हैं। समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए ये समांतर क्रम संयोजन का आपके पास चित्र तैयार है। यहां 3 प्रतिरोधक जोड़े गए हैं जो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और इनसे जो प्रवाहित होने वाली सेल से धारा है वो आई है। लेकिन समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोधक जोड़े गए हैं इनके सिरों के बीच के विभवांतर समान होते हैं लेकिन सबसे प्रवाहित होने वाली धारा अलग अलग होती है। अर्थात आई यहां 3 भागों में बट गई, I1, I2 और I3, और फिर यह बी पे आके आई में ही कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यह समांतर क्रम संयोजन है क्या? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को परिपथ के किसी एक बिंदु पर और प्रत्येक दूसरे सिरे को परिपथ के दूसरे बिंदु पर संयोजित किया जाए तो इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसे पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा जाता है। अब देखिए मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं और इनके सिरों के बीच के विभवांतर भी हैं। अब देखिए और A से B जिनके प्रतिरोध R1 है उनसे प्रवाहित होने वाली धारा I1 और R2 प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा R2 और R3 से प्रवाहित होने वाली धारा I3 हो तो कुल प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर कितना? I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब R1 प्रतिरोध के कारण AB से होकर प्रवाहित होने वाली धारा I1 का मान V बाय R1, और यह किस नियम के द्वारा? ओम के नियम से। इसी प्रकार से R2 प्रतिरोध के कारण I2 बराबर V बटे R2 तथा R3 प्रतिरोध के कारण I3 बराबर V बटे R3। अब समीकरण 1 में I1 और I2, I3 के मान रखे जाएं तो I का मान V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अब देखिए चूंकि A और B के बीच के विभवांतर भी हैं और
तुल्य प्रतिरोध आरपी है तो आई बराबर वी बाय आरपी। अब देखिए, इसको समीकरण 2 मान लिया जाए, इसको समीकरण 3 मान लिया जाए और दोनों समीकरण की तुलना की जाए तो वी बाय आर पी इक्वल टू, इनसे भी को कॉमन ली जाए 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री, तो भी कैंसिल, देन 1 बाय आर पी इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री। इस प्रकार समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जब संयोजित किया जाता है तो उनके तुल्य प्रतिरोध के मान प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होते हैं। इस प्रकार प्रतिरोधों का संयोजन समाप्त हुआ। अब अगली वीडियो आपको विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति तथा उनसे रिलेटेड मिलेंगी, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव इत्यादि। धन्यवाद।